इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन किस तरीके से बने हैं। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इस चित्र को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटनाएं घटी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पानीपत का, यहाँ पर जैसे सिक्क है, 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का संगठन हुआ है। तो इसमें जैसे अवध वाला एरिया हो गया, मालवा, मराठा, हैदराबाद, बंगाल, गुजरात, ये अगर मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा की अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य की जो बाहरी सीमा है वो यहाँ पर, ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा थी। मुगल साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। ये तो पूरा ये एरिया यहाँ पर कवर कर लिया। मुर्शिदाबाद आ गया, बड़ौदा, पूना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरीके से बदली हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्व भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक यहाँ पर हड़प लिया था। जैसे अगर हम इस मानचित्र की बात करें, इसमें हम देखें, ये ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत 18वीं शताब्दी में आ गया था। तो ये बड़े बड़े जो जगह है ब्रिटिश नियंत्रण के अंदर आ गई थी। मुर्शिदाबाद हो गया, बंगाल, बिहार, ये ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया था। इधर भी हम देखें, यहाँ पर ये मछलीपट्टनम तक वाला एरिया है, ये ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आ गया था 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये दोनों मानचित्र को अगर हम कंपेयर करें तो ये दर्शाते हैं कि 18वीं सदी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल से बड़ी तेजी से अचानक यहाँ पर बदलना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मोटे तौर पर हम देखें 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी यहाँ पर 1707 में। तो 1707 से लेकर के 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में, तो इन दोनों के बीच में 1707 से 1761 के बीच में महाद्वीप में उत्पन्न इस ये जो उपमहाद्वीप है, इस महाद्वीप उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई कई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य और प्रवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार से पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार से खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ था, क्योंकि बादशाह औरंगजेब है। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में यानी 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का बहुत अधिक यहाँ पर खर्च कर दिया था। और उसके बाद में औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए यहाँ पर कठिन हो गया था, और सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी या फिर फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के जो विशाल क्षेत्र हैं, विशाल क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां यहाँ पर मिल गई थी। और जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में भी कमी आती गई। उत्तर और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या की ओर गंभीर यहाँ पर बना दिया, क्योंकि उत्तर और पश्चिमी भारत में अनेक हिस्सों में क्या है, जमींदारों किसानों के बीच में विद्रोह हुआ। किसान आंदोलनों से इन समस्याओं को और ज़्यादा यहाँ पर गंभीर बना दिया था। कभी कभी ये विद्रोह है बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध में कर दिए गए, कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी परिस्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई। और अतीत में ये विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। और जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार और स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियों की अगर हम बात करें, एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। किस तरीके से वर्णन किया है कि बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए थे। उनके किसान वर्ष में 2 फसल उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता था। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका था,
यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे, जिनकी उनसे आशा की जाती थी। वे अपने सैनिकों को, जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते थे, घुड़सवार को, जो उनके ठीक पीछे चलते थे, पैसा कहाँ से देंगे। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक थे नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट करके वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद में अफगान शासक आया था अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लगा रहा। उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट यहाँ पर मचाई है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण जो किया गया था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये नादिर शाह का 1779 का एक चित्र भी बनाया गया है। तो नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ था उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया है। इसमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा था उसका वर्णन इस तरीके से किया गया है कि 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात व अन्य चीजें ले गया। इसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे, अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया और दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब वे नंगे घूमने लगे। और जिनके पास में जमीन जायदाद की कमी थी, वे अब बेघर हो गए थे। यानी जिनके पास में जमीन जायदाद की कोई भी कमी नहीं थी, वो भी बेघर हो गए थे। नया शहर शाहजहाबाद अब मलबे का ढेर बन गया था। नादिर शाह ने तब शहर को पुराने मोहल्लों पर हमला बोला, वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूह के पारंपरिक प्रतिद्वंदियों ने उस और भी कमजोर बना दिया। ये अभिजात दो बड़े टुकड़ों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के तुरानी कहलाते थे। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समय के हाथों की कठपुतली बने रहे और बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब मुगल बादशाह फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाह यहाँ पर अहमद शाह और आलम शाह द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा यहाँ पर कर दिया। उसके बाद में नए राज्यों का उदय होता है। नए राज्यों के उदय में मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार, बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को प्रबल बना लिया था। और 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई षड्यंत्र यानी कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा गया था। अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते थे। ये विभिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर यहाँ पर ली थी। अगर पुराने मुगल प्रांतों की बात करें, पुराने मुगल प्रांतों ने जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ था उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल के और आसफ जहाँ हैदराबाद के थे। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शीद कुली खां दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला था, जबकि सादत खान की जात का दर्जा है वो 6,000 था। अगर हम हैदराबाद की बात करें, निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था और उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और उसके बाद उसे दक्कन का कार्यभार भी दे दिया गया था। 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से
आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था और दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठा करके उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक वो बन गया। फिर आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीर प्रदान की। हालांकि अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था, न दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ द्वारा पहले से तय किए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के इस स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्वी दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने और नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी। अगर निजाम की फौज की बात करें, हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन यहाँ पर दिया गया है। 1790 में निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी, उसके आसपास कई हजार घुड़सवार थे और यह अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से यहाँ पर ज़्यादा था। उसके बाद में अगर हम अवध की बात करें, बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर के गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ली थी और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता वो बन गया था। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों के द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीर के आकार में भी कटौती कर दी और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सैनिकों को नियुक्त कर दिया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खाते व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा सभी जिलों के राजस्व और फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रोहिलखंड के अफगानों की उपजाऊ भूमि को या उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया था। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य की एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे और स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके के इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदार का कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्रित करने की खासी छूट दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार और महाजन जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे थे और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से क्या हो गया था, अलग हो गया था। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे। और यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। और बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया है। राज्य और साहूकार के बीच हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अली वर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई देता है और उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। तो अली वर्दी खान का दरबार यहाँ पर दिखाया गया है। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उसमें से कुछ सामान्य विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे।
जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः ये जब जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। दूसरी ओर उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध, बंगाल ये राजस्व वसूली के ये इजारेदारी के साथ ठेके कर दिए करते थे। इजारेदारी की प्रथा है मुगलों के द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई और 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजन और वणिक जनों के बीच में संबंध उभरने लगे थे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारी को पैसा उधार देते थे और बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से उनके खुद के कारिंदों के जरिए वे वसूल किया करते थे और इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ़ साहूकार और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई और कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसमें मुगल सत्ता को चुनौती थी। राणा प्रताप ने 1572 में उदयपुर और मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए और राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर अटल रहे। अगर हम बात करें राजपूतों की वतन जागरी की, तो राजपूतों की वतन जागरी है वो क्या दर्शाती है। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहते थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीर पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह जी ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए थे। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर यानी आमेर के राजा जो सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। बादशाह जहादर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास में पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों को अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई और 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला बताया गया है। राजस्थान में कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए हैं जो सत्ता के केंद्र बने हैं। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापक केंद्र, जल संग्रहण की संरचनाएं एवं अन्य इमारतें होती हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में तालाब, कुंडी, बावली जैसे कई जल निकाय मौजूद हैं। जयपुर में जंतर मंतर बनाया गया। जयपुर के राजा थे जयसिंह। 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन मिलता है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे। 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार रहे। उसके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर के नर्मदा के तट पर फैला हुआ था। तो यहाँ पर मेहरानगढ़ किला है, ये जोधपुर का बताया गया है। जयपुर में जंतर मंतर बताया गया है। आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण लगे हुए हैं। फिर है आज़ादी हासिल करने के बारे में बात करें, सिखों की बात करें। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे और इसने पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए और उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़ करके अपने शासन का सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने प्रशासन की स्थापना की और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उन्हें मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने पहले जत्थों में, बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती हैं और इन दिन
उन दिनों में दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था और इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की और राखी व्यवस्था के अंदर क्या बताया गया है, राखी व्यवस्था के अंदर किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। अगर शिवाजी की बात करें, शिवाजी का रूप चित्र है यहाँ 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, उस जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शहाजी और जीजाबाई से हुआ है। उनकी माता और अभिभावक दादा कौंडदेव के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे और जावली कब्जे से जावली कब्जे से उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया गया, जिसने उसके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गोरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथे और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी है। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और शासन उनके भाग्य में है। राज्य करेगा खालसा, राज्य करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़ करके सार्वभौम शासन की घोषणा की और यह महत्वपूर्ण है कि सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके में सिंदूर से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह जी ने विभिन्न सिख समूह से फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी यहाँ पर बनाया था। अगर मराठों की बात करें, मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की और अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार यहाँ पर बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों की चुनौती देने के लिए एक सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास चुपचाप निकल करके शहर कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते हों। चौथ की बात करें, चौथ क्या होता है? जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी क्या होता है? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10% है, वो सरदेशमुखी होता था। तो 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छिन गए थे और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को यहाँ पर समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी यहाँ पर मिल गया था। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी हैं। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए थे। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल ही गया था, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों की सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता यहाँ पर नहीं मिली है। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव वल्लाल के नाम से जाने जाते थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है
और वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते हैं। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इसमें सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके थे। और 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि यहाँ पर नहीं पहुँचाई है। उज्जैन सिंधियों के संरक्षण में इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा है। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों के द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले हैं। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला है और बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ा करके दक्षिण में पुणे और नागपुर को और पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को यहाँ पर शामिल कर लिया था। अगर जाट की बात करें, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठ पर पहुंची है, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को यानी आधुनिक राजस्थान में संगठित किया था। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला है इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। अगर जाट साम्राज्य की बात करें, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामण के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका जो प्रभुत्व है दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा है। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर मुगलों से वो लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया है। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया है, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई है। तो 18वीं शताब्दी में दीव का राजमहल, यहाँ पर राजमहल का समूह हम देख सकते हैं। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन बनाया गया है और बांग्ला गुंबद पर हम यहाँ पर गौर कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, 1789-1794 के बीच में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण की अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी रही। अमेरिकी 1776-1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों, शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेष अधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यहाँ सुझाया है कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए। जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियां जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों से भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से यहाँ पर जड़ पकड़ी है।